हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो अभी जैसा कि नोटिफिकेशन आ चुका है, अब आप लोगों का एग्ज़ाम जेई मेन बहुत ही नज़दीक है। और इसलिए मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रीवियस ईयर वीडियोस आपके लिए ला चुके हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स पे वो अवेलेबल हैं। और देखो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी वही है, क्योंकि उसी में से क्वेश्चंस को थोड़ा मॉडिफाई करके हर बार पूछा जाता है। और वो बहुत ही अच्छा तरीका है लास्ट टाइम पे रिवीजन करने का। तो इसी ऑर्डर में मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि यार किस तरह से हम लोग जेई मेन का पेपर जो है वो 100% एक्यूरेसी के साथ जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और कितना अच्छा तरीका हो सकता है पेपर में हाईएस्ट मार्क्स अचीव करने का। तो देखो मैं आपको जल्दी जल्दी ये पेपर सॉल्व करके बताऊंगा। अभी मैंने जस्ट जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा टाइमर मैं ऑन कर दूंगा, और मैं आपको एंड में बताऊंगा कि कितनी देर में मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और मैंने कितना स्कोर किया। ये पेपर मैंने अभी से पहले तक एक बार भी पूरा प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं किया है। कुछ डाउट्स मैंने ज़रूर कुछ स्टूडेंट्स को बताए हैं, बट इट डजेंट मेक अ बिग डिफरेंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं टाइमर ऑन कर देता हूँ। लेट्स गो स्टार्ट। तो यहाँ पे दिया है 4 पार्टिकल्स हैं, 1 kg का है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पे है, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स से ये चल रहा है। तो इसकी स्पीड क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं। जब 4 पार्टिकल्स होंगे तो वो चारों पार्टिकल्स सिमेट्रिकली सर्कल पे एग्जिस्ट करते होंगे। हम इस पे फोर्स निकालेंगे, ये दोनों फोर्स इन दोनों की वजह से, और ये वाला फोर्स इसकी वजह से। इन दोनों फोर्स को मैं F1 लिख देता हूँ, इसको F2 लिख देता हूँ। F1 की वैल्यू हो जाएगी GMM अपॉन √2R का होल स्क्वायर, और F2 की वैल्यू हो जाएगी GMM अपॉन 2R का होल स्क्वायर। नेट फोर्स लिखेंगे तो वो होगा √2 टाइम्स ऑफ F1, क्योंकि F1 एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, और वो फिर F2 के साथ ऐड हो जाएगा। और ये जो नेट फोर्स होगा ये इस पार्टिकल के लिए mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। नाउ आई विल राइट GMM अपॉन 2R² का √2 टाइम्स प्लस GMM अपॉन 4R² इज इक्वल्स टू mv²/r। ये कैंसिल, और एक r की वैल्यू कैंसिल, तो v² आ गया। GM/r √2/2 प्लस 1/4। और यहाँ से मैं अब ऑप्शंस की तरफ चला जाऊँगा। डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, 4 से 2 बाहर, m और r दोनों 1 1, तो 2√2 प्लस 1/4। ये लो ए ऑप्शन। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 सैटेलाइट्स है, 1 and 8 इनका टाइम पीरियड है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ S1 एंड S2 चाहिए। बहुत ही सिंपल सा है, ω1/ω2 2π/T1 अपॉन 2π/T2। दिस बिकम्स T2/T1 एंड T2/T1 इज़ 8 and 1। आंसर हो गया 8:1। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें पहला प्रोसेस ए से बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन दिया है, दूसरा प्रोसेस बी से सी आइसोबारिक कंप्रेशन, तीसरा आइसोकोरिक। हमें टोटल वर्क डन बताना है। आइसोकोरिक का वर्क डन 0 होता है। आइसोबारिक में यहाँ नेगेटिव वर्क होगा, क्योंकि ये कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन इज़ ऑलवेज नेगेटिव, तो ये वाला वर्क डन हो जाएगा P∆V, या फिर NR∆T विद नेगेटिव साइन। अब क्योंकि वॉल्यूम यहाँ हाफ हो रहा है, वॉल्यूम आधा हो रहा है, तो टेम्परेचर भी आधा ही हुआ होगा। तो इसका मतलब ये हो गया nRT₀/2, है ना, आधा हो गया अपने इनिशियल टेम्परेचर से। और यहाँ पर हमारा वर्क डन हो जाएगा nRT ln ऑफ 2V/V या T0। तो टोटल वर्क डन इन दोनों का सम, और ये सिर्फ यही पॉसिबल है, नेगेटिव वर्क डन, है ना। ये देखो ये दोनों तो हो नहीं सकते, लॉग में ये ऐड हो रहा है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट वाला ही सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 इक्वल कैपेसिटर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन इन पैरेलल, रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो सीरीज़ का इक्विवेलेंट होता है
C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इक्वल कैपेसिटेंस है C/2। पैरेलल का इक्विवेलेंट होगा C प्लस C 2C। और अब हमें इनका रेशियो बताना है, तो C/2 अपॉन 2C इट इज़ 1:4। ये लो साहब, बहुत ही आराम से सिंपल तरीके से करने वाले क्वेश्चंस हैं ये। देखो इसमें दिया है 2 सेल्स हैं, इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं, ईएमएफ दे रखे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स वाई के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज अगर मुझे निकालना है तो अगर चार्जिंग होगी तो E प्लस आई आर, डिस्चार्जिंग होगी तो E माइनस आई आर। अब देखो कौन सा सेल बड़ा है, 6 वोल्ट इज़ मोर देन 4 वोल्ट, ये बड़ा है तो करंट इसके अकॉर्डिंग चलेगा, ये डोमिनेटिंग रहेगा, करंट ऐसा आएगा। और इस करंट के अकॉर्डिंग ये इसकी चार्जिंग हो रही है, इसका मतलब मेरा फॉर्मूला लगेगा E2 प्लस आई आर। अब व्हाट इज़ करंट आई? करंट आई इज़ नेट ईएमएफ E1 माइनस E2, दोनों सेल्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और नेट रेजिस्टेंस 8 प्लस 2 दैट इज़ 6 माइनस 4 अपॉन 10 0.2। तो ये हो गया 4 प्लस 0.2 इंटू 8 दैट इज़ 5.6 वोल्ट। ये लो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये बल्क मॉडल्स, ये एक गिवन इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर किसी ने ये नहीं पढ़ रखा है तो उसको ये अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ ये कई बुक्स में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इसको अभी के लिए एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो एवरेज है उसके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा, स्टार लगाओ छोड़ दो, एंड में देखेंगे कि तुक्का मारना चाहिए कि नहीं। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, सेंटर ऑफ मास के अबाउट 2 चल रहे हैं, तो इनका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा? एक m है, एक 2m है, दोनों को d डिस्टेंस पे रखा, सेंटर ऑफ मास इनके मास के प्रपोर्शन में डिवाइड करेगा, तो जो हैवी वाला होगा उसके पास रहेगा, यहाँ पे d/3 होगा, यहाँ पे 2d/3 होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम Gm2m अपॉन d² विच इज़ इक्वल्स टू mv² बाय इसकी रेडियस d/3। देखो इस तरीके से मेरे पास स्पीड मिलेगी, और स्पीड से मैं टाइम पीरियड लिखूँगा 2πr अपॉन v। लेकिन ये सब होने के बाद भी मैं एक चीज़ बताता हूँ कि टाइम पीरियड का किसी भी सैटेलाइट के लिए जो फॉर्मूला होता था वो 2π√r³/gm, ये अगर ग्रेविटेशन में पढ़ा हो तो इस तरह से होता है। इसका मतलब ये दोनों तो हो नहीं सकते, ये 1/2π है, आंसर होगा इन दोनों में से। और इसमें भी अगर डायमेंशनली देखो तो ये वाला करेक्ट है, ये तो हो नहीं सकता, d³/gm होना चाहिए। तो कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बेसिक सा सवाल है ये। इस वाले क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इसका ऑब्ट्यूस एंगल है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए, ये एक्यूट एंगल है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ये हो गया आंसर, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट में चलते हैं। 2 photons have equal linear momentum, they must have, it is based upon de Broglie wavelength, lambda is equals to h/p। अगर मोमेंटम सेम है, p इज़ सेम, तो वेवलेंथ भी सेम होगी, लैम्डा मस्ट बी सेम। बिल्कुल सही। इफ़ वेवलेंथ डिक्रीज्ड देन एनर्जी एंड मोमेंटम विल डिक्रीज। गलत, अगर वेवलेंथ को हम डिक्रीज़ करेंगे तो एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? एनर्जी होता है hc/λ, अगर लैम्डा को कम करेंगे एनर्जी बढ़नी चाहिए, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो ये गलत, ये सही। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। बहुत ही सिंपल सा सवाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करंट दे रखा है, चार्ज पे पूछा है कितना फ्लो करेगा। तो हम जानते हैं करंट इज़ dq/dt। अगर मैं चार्ज कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो इट इज़ I/dt, एंड फॉर गिवन टाइम इंटरवल इट विल गिव यू टोटल चार्ज। मतलब α0t प्लस βt² को इंटीग्रेट कर देंगे αt²/2 प्लस βt³ 3। α 20 दिया है, t² मतलब 15 इंटू 15/2 प्लस बीटा इज़ 8, 15 इंटू 15 इंटू 15/3। देखो
ये कैंसिल, कैलकुलेशन ध्यान रखना, देखो कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम्स में। ये वाला 15 इंटू 15, 15 इंटू 15, 225 कॉमन ले लो। अब यहाँ बचा 10, यहाँ बचा 40, 8 इंटू 5, तो 50 इंटू 225, दिस विल बी 11250। कैसे किया मैंने इतनी जल्दी? तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे 10 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल सी बात है। चलो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या किससे मैच कर रहा है? तो आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3। देखो ए का 2 या तो ये होगा या ये होगा, बी का 3 मतलब या तो सिर्फ ये ही होगा, ये नहीं हो सकता। सिंपल सा। नेक्स्ट है यहाँ से यहाँ के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? चलो ठीक है, 5, 4 और 3 के लिए है ना, यही पूछा है। ए बी सी के लिए चलो, ए बी सी में इन्फिनिटी से 1 पे आ रहा है, तो इट इज़ सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन, बिल्कुल सही लिखा है ये, ऐसे लिखते जाना है ना हमेशा। और बी में यहाँ से आ रहा है, मतलब देखो अगर यहाँ से 2 में आए तो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, यहाँ से 2 में आए तो सेकंड लाइन, और यहाँ से 2 में आए तो थर्ड लाइन, तो इट इज़ थर्ड मेंबर ऑफ बामर, ये भी सही है। और सी के लिए देखो, यहाँ से आए तो फर्स्ट मेंबर, यहाँ से आए तो सेकंड मेंबर ऑफ पाशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही सिंपल है। किसी भी स्फेरिकल मिरर के फोकल लेंथ का फॉर्मूला r/2 होता है, और कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव रेडियस होती है, पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है, इसलिए ये होगा। बहुत ही सिंपल सवाल। अगले वाले में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को कंपेयर करना है। एक सर्कुलर रिंग का डायमीटर क्या क्रॉस, देखो सर्कुलर रिंग का परपेंडिकुलर टू द प्लेन सेंटर से पास हो तो mr², और डायमीटर के अबाउट mr²/2। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये भी mr²/2 ही होगा, क्योंकि ये एक डिस्क है, डिस्क का उसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर mr²/2 होता है। सॉलिड सिलेंडर वो भी mr²/2 ही होता है, क्योंकि डिस्क ही है, वो थिकनेस बढ़ा दो डिस्क की तो सॉलिड सिलेंडर। और सॉलिड स्फीयर इट इज़ 2/5 mr²। तो भाई 3 तो बराबर है और चौथा उससे छोटा है, ये लो 3 बराबर, चौथा उससे छोटा है। नेक्स्ट वाला, इसमें हमें बीटा के डायमेंशंस बताने हैं। बड़ा ही सिंपल है, देखो ई की पावर में जो होता है ना, वो हमेशा क्या रहेगा? डायमेंशन लेस। तो x² अल्फ़ा KT ये डायमेंशन लेस होगा, नो डायमेंशन इट मस्ट हैव, तो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, नो डायमेंशन है ना, तो अल्फ़ा की वैल्यू x² KT आ गया। अब एक बात ध्यान रखना है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 KT, ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, मतलब KT की डायमेंशन एनर्जी की डायमेंशन है। तो मैं अल्फ़ा को लिख सकता हूँ m²/ एनर्जी, ठीक है। अब सॉरी, अब हम अल्फ़ा बीटा स्क्वायर को W के बराबर, ये W वर्क डन है एज़ पर द क्वेश्चन, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। देखो m² एनर्जी इज इक्वल्स टू इंटू β² इज इक्वल्स टू वर्क डन भी तो एनर्जी ही है, तो β² की वैल्यू आ गई एनर्जी² अपॉन m², तो बीटा की वैल्यू आ गई एनर्जी पर मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस बाय मीटर, डिस्टेंस से डिस्टेंस कट गया, फोर्स, और फोर्स होता है m1 L1 T-2, सबको बहुत अच्छे से रटा हुआ होता है ये m1 L1 T-2, सिंपल। देखो अभी तक हम 13 मिनट में 15 सवाल कर चुके हैं, 14 एक हमने छोड़ दिया है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, इन एन एमीटर करंट इफ दिस वन इज दिस, एमीटर करंट मतलब डेल्टा IC हमें दे रखा है, नहीं डेल्टा IE हमें दे रखा है 4 मिली एम्पियर, और कलेक्टर करंट डेल्टा IC हमें दे रखा है 3.5 मिली एम्पियर, और बीटा हमें कैलकुलेट करना है। देखो किसी भी ट्रांजिस्टर में डेल्टा IC और डेल्टा IE
इसका रेशियो जो होता है ये अल्फ़ा होता है, एमिटर करंट का रेशियो, आउटपुट और इनपुट का रेशियो। तो मैं यहाँ से 3.5 मिली एम्पियर और 4 मिली एम्पियर का रेशियो ले लेता हूँ। ये अल्फ़ा आ जाएगा, इट इज़ 7/8 है ना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया मैंने। अब बीटा और अल्फ़ा में क्या रिलेशन होता है, तो देखो ध्यान रखना, बीटा और अल्फ़ा के रिलेशन के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, आई ई इज़ इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी, ये हम जानते हैं ना। अब इसमें मैं कॉमन एमीटर के लिए जो करंट एम्प्लीफिकेशन होता है वो अल्फ़ा होता है, कॉमन बेस के लिए मतलब ये रहता है इस तरह से, ये अगर हम इस तरह से रखें कॉमन बेस है ना, तो यहाँ से आई ई आएगा, यहाँ से आई सी जाएगा और यहाँ पर आई बी आएगा। तो आई सी बाई आई ई इज़ अल्फ़ा। और दूसरा होता है हमारे पास कॉमन एमीटर, उसको थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं, इस तरह से बनाएंगे। ये यहाँ से आई बी आएगा और यहाँ से आई सी आएगा और यहाँ पर ये आई ई जा रहा होगा, ये कंडीशन। तो इसमें क्या बनेगा, आई सी बाई आई बी, ये बीटा बन जाएगा। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बनेगा 1/अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 1/बीटा प्लस 1। ये रिलेशन याद रखना है। देखो बेकार में मैंने डिराइव करा, टाइम वेस्ट किया, लेकिन लोगों को सबको याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है ये। तो यहाँ से ये बन जाएगा 8/7 माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू 1/बीटा, और बीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से 7। सिंपल सी बात है। चलो, Young's double slit, the width of one of the slit is 3 times the other. The amplitude of light coming from the slit proportional to the slit width. चलो ठीक है, देखो अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में width of one slit is 3 times of other, अगर इसकी width W है, इसकी 3W है, तो इसका अगर एम्पलीट्यूड A1 A होगा तो इसका एम्पलीट्यूड A2 3A होगा, दिया हुआ है प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ। अब मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी देखो, आई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू के टाइम्स A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, एंड आई मिनिमम इज के टाइम्स A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो ये आई मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी के अपॉन के इंटू 4A का होल स्क्वायर, एंड इसको डिवाइड करें आई मिनिमम से, तो इट इज़ के इंटू 2A का होल स्क्वायर, दैट बिकम्स 4:1। सब कट जाएगा, 4:1 आ जाएगा मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो। बहुत ही सिंपल है। 17 सवाल पूरे हो गए। अब 18th पे आते हैं। इन द गिवन फिगर, मास m is attached to the horizontal spring, mass rigid support, the spring constant is k, the mass oscillates with this time period t, amplitude a. What is when the mass is in equilibrium position, what is the new amplitude? देखो इस टाइप का सवाल बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम लोगों को जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नया मास जोड़ा गया है, मतलब इट इज़ एट ज़ीरो फोर्स कंडीशन, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो हम लिखेंगे कैपिटल M मास इनटू उसकी वेलोसिटी एट मीन पोजीशन a ओमेगा, मतलब इनिशियल मोमेंटम, इज इक्वल्स टू m प्लस कैपिटल M इनटू उसका न्यू एम्पलीट्यूड a डैश इनटू ओमेगा डैश, है ना। m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। अब व्हाट इज़ ओमेगा डैश? ओमेगा डैश होगा k बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, एंड व्हाट इज़ ओमेगा? इट इज़ k बाय कैपिटल M। सब कुछ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा a इंटू कैपिटल M इंटू रूट ऑफ k बाय कैपिटल M
इज इक्वल्स टू एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए डैश इंटू रूट ऑफ के बाय एम प्लस स्मॉल एम। के से के कैंसिल, ए डैश की वैल्यू आ जाएगी ए रूट एम अपॉन रूट ऑफ एम प्लस कैपिटल एम। दिस इज़ ए ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सवाल है, और इसको और क्या तरीके से सोच सकते थे। देखो, ये वैल्यू एम ए से बड़ी होगी क्योंकि एम डिवाइडेड बाय एम माइनस एम 1 से बड़ा होता है, नहीं हो सकता एम्पलीट्यूड बढ़ जाए। ये भी ए से बड़ा होगा, ये भी नहीं हो सकता कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाए। मतलब अगर किसी को तुक्का भी मारना है तो सिर्फ इन दोनों में मारना है, और हम जानते हैं कि मास ऐड हो रहा है तो माइनस साइन तो आ ही नहीं सकता, तो तुक्का मारने का सबसे बढ़िया तरीका ये हो गया। वेरी इजीली वी कैन एलिमिनेट ऑल द ऑप्शंस। नेक्स्ट है कि हमें इन सब चार्जेस की वजह से सेंटर ऑफ द क्यूब पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो देखो, हर चार्ज अपने ऑपोजिट इक्वल चार्ज की फील्ड को कैंसिल करेगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, बचे ये दोनों चार्ज, और इनकी फील्ड्स इस डायरेक्शन में आएगी, एडअप हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। मैं किसी एक चार्ज की फील्ड निकालता हूँ और उसको वेक्टोरियली ऐड कर दूंगा दूसरे चार्ज के फील्ड में, और दोनों फील्ड्स क्योंकि सेम डायरेक्शन में आ रही है इसलिए डबल कर सकते हैं। तो किसी एक चार्ज की फील्ड सेंटर से उसकी दूरी, तो देखो डायगनल का फॉर्मूला होता है √3a डायगनल लेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी किसी एक चार्ज की वजह से KQ बाय √3a का होल स्क्वायर, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब इसकी डायरेक्शन देखो टुवर्ड्स द ओरिजिन आ रहा है, टुवर्ड्स द ओरिजिन आ रहा है, तो इट इज़ 0 माइनस a/2 i कैप प्लस 0 माइनस a/2 j कैप प्लस 0 माइनस a/2 k कैप होल डिवाइडेड बाय a²/4 प्लस a²/4 प्लस a²/4। तो इट इज़ i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप विद नेगेटिव साइन, a कट जाएगा और डिनोमिनेटर में √3 आ जाएगा, a/2 कट जाएगा, डिनोमिनेटर में √3 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये एक चार्ज की वजह से निकाली है मैंने। यहाँ पे दो चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों का डबल कर देते हैं, 2KQ अपॉन 3a² इंटू माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप होल डिवाइडेड बाय √3। ये इसका आंसर होगा। ऑप्शंस में इसमें ऐड करना भूल गया हूँ, बट यू कैन चेक, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ईच साइड ऑफ द बॉक्स मेटल शीट cubic shape A at room temperature T. The coefficient of linear expansion of the metal sheet is alpha. Metal sheet is heated uniformly by temperature delta T so that the new temperature is T plus delta T. Calculate the increase in volume of the metal sheet. अच्छा, इसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन बताना है हमें, तो हर एक साइड A है, तो change in volume is equals to initial volume into gamma into delta T. So what is the initial volume of the cube? It is A cube. Gamma is 3 alpha for the metal sheet and delta T is same. तो आंसर हो गया 3 A cube alpha delta T। ये हो गया थर्ड ऑप्शन। चलो अब अपने सेक्शन बी की तरफ आ जाते हैं। अभी तक हमने 30 मिनट्स में ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस कर लिए। अब इसमें आ जाएगा क्वालिटी फैक्टर ऑफ दिस। देखो, क्वालिटी फैक्टर का जनरली फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो इसके को अभी स्टार मार देते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। बॉल दिस कोलाइड्स विद अनदर बॉल एंड another identical ball at rest. After the collision the direction makes 30 degree
द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द बॉल इज x/y। तो यहाँ पे एक बॉल है, वो दूसरी आइडेंटिकल बॉल से टकराती है, ये बॉल रेस्ट पे है, ये 9 मीटर पर सेकंड से चल रही है। अब देखना, ये इधर चली गई है 30 डिग्री एंगल, और दूसरी बॉल इधर आ गई 30 डिग्री एंगल। तो सभी मासेस m है। मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द बॉल्स आफ्टर कोलिजन इज x/y। हमें इनकी वेलोसिटीज v1 एंड v2 का रेशियो बताना है। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी, और दूसरी इक्वेशन हमें पता है कि आफ्टर द कोलिजन डायरेक्शन ईच बॉल 30 डिग्री विद द ओरिजिनल डायरेक्शन। तो यहाँ पे y डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन देयर इज़ नो मोमेंटम इनिशियली, तो देयर इज़ नो मोमेंटम फाइनली। तो हम ये कह सकते हैं mv1 sin 30 माइनस mv2 sin 30 इज इक्वल्स टू 0। तो v1 इज इक्वल्स टू v2, तो रेशियो x/y इज 1:1। नेक्स्ट इज ऑडियो सिग्नल दे रखा है और परसेंटेज मॉड्यूलेशन, इसको भी हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन दिस एंड वर्टिकल वॉल इज दिस, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड टू कीप। यहाँ पे हमें फोर्स बताना है जिससे कि ये रेस्ट पे रहे। तो इसके लिए ये रखा, यहाँ पर फोर्स लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg 0.5 × 10, यहाँ से नॉर्मल फोर्स आएगा और यहाँ फ्रिक्शन आ जाएगा। तो देखो, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन मस्ट बैलेंस mg। तो फ्रिक्शन को म्यू इंटू n लिखेंगे। अब देखो म्यू कितना है, यहाँ पर 0.2 दे रखा है, n की जगह हमारा अप्लाइड फोर्स आ गया, और यहाँ m इंटू जी, दैट इज़ 0.5 × 10। तो फोर्स की वैल्यू हो गई 5/0.2, दैट इज़ 25 न्यूटन। ये हो गया 25 न्यूटन। चलो 2 सवाल हो गए, अब इंटीजर के तीसरे पे आ जाते हैं। ये हमारा कर्व है, y is equals to x²/4, the upper surface is curved rough, maximum height to which block will not slip। देखो, किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे ब्लॉक स्लिप ना करे, इसकी कंडीशन बहुत ही सिंपल होती है कि उस पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स उसके mg sin थीटा को बैलेंस करना चाहिए। ये है कंडीशन। तो mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन विच इज़ इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा को बैलेंस करता है। तो इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू हो जानी चाहिए म्यू के बराबर। एंड व्हाट इज़ tan थीटा? इट इज़ dy/dx। तो dy/dx यहाँ से निकालेंगे तो इट इज़ 2x/4 विच इज़ 0.5। तो x की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू 1 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/4 विच इज़ 0.25 मीटर या फिर 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। 3 सवाल सॉल्व हो गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, रिलेटिव परमिटिविटी एंड ये दे रखा है स्पीड पूछिए। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखो, ये वाला टॉपिक कर लेना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्योंकि हम ये जानते हैं कि म्यू जो होता है ये म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
तो यहाँ से मुझे ये 2 इंटू 2 के बराबर मिलेगा। अब वेलोसिटी इन अ मीडियम इज इक्वल्स टू c बाई म्यू, दैट इज़ 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2, विच इज़ 15 इंटू 10⁷ तो आंसर इज़ 15। 4 सवाल हो गए। और लास्ट सवाल, हाइड्रोलिक प्रेस स्मॉल पिस्टन 100 kg when a mass is placed on the if it can lift, देखो हाइड्रोलिक प्रेस 100 kg when it can lift this much kg when the diameter of larger piston is increased by 4 times and that the diameter of smaller piston decreased by 4 times। अच्छा देखो, ये कंडीशन है कि यहाँ पर ऐसा कुछ दे रखा है, ये और ये। यहाँ पर अगर हम 100 kg रखते हैं तो यहाँ पर m kg रखते हैं, तो मास इसका डायमीटर d1 और इसका डायमीटर d2 ले लेता हूँ, तो मास अपॉन एरिया पाई d1 स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू 100 kg पाई d2 स्क्वायर बाई 4। तो मास m की वैल्यू आ गई 100 d1 स्क्वायर अपॉन d2 स्क्वायर। अब हमने क्या किया, यहाँ पे लार्जर का इंक्रीज़ कर दिया 4 टाइम्स डायमीटर, तो ये 4d2 कर दिया, और स्मॉलर डिक्रीज बाय 4 टाइम्स, इसको हमने छोटा कर दिया, d1 बाई 4 कर दिया। तो अब हम कितने मास को पुल कर सकते हैं, तो m अपॉन पाई d1 स्क्वायर बाई 16 इंटू 4, है ना, मैंने ये ऐसा किया। और यहाँ पे कैपिटल M अपॉन पाई 16 d2 स्क्वायर बाई 4, पाई बाई 4 से पाई बाई 4 तो कट कर देते हैं, मास की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 16 256 d2 स्क्वायर बाई d1 स्क्वायर, और मास स्मॉल m की जगह आ जाएगा 100 d1 स्क्वायर बाई d2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल M। ये सब कैंसिल, 25600 kg। वाह, ये तो बढ़िया आंसर आ गया। ये हो गए हमारे 5 सवाल। तो बच्चों, इस तरह से अभी हमने सिर्फ आधे घंटे में, ओनली इन 30 मिनट्स, 1 2 3 4 एंड 5 सवाल कर लिए। अब बचे हुए क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या क्या हम कर सकते हैं। देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इन द गिवन क्वेश्चन द करंट फ्लोइंग थ्रू द 2 किलो ओम रेजिस्टेंस कितना होगा। तो करना क्या है यहाँ पर, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग ये देखते हैं कि भाई इसका ब्रेक डाउन हुआ है या नहीं हुआ है। तो कंसिडरेशन ये होगा कि मैं इसको मानूंगा ही नहीं कि ये एग्जिस्ट करता है। तो 10 वोल्ट 1 और 2 में डिवाइड होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम है उसके अक्रॉस कम वोल्टेज जाएगा, क्योंकि करंट सेम रहता है। तो यहाँ पे 10/3 वोल्ट और यहाँ पे 20/3 वोल्ट। 20/3 का मतलब हो गया 6.67 वोल्ट, जो कि 5 से बड़ा है, मतलब इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। और अगर इसका ब्रेक डाउन हो गया तो ये मैक्सिमम करंट इसमें से पास होने देगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट फिक्स कर देगा। तो ब्रेक डाउन अकर्स, यहाँ पे वोल्टेज 5 वोल्ट, तो यहाँ का वोल्टेज कितना, वो भी 5 वोल्ट, क्योंकि टोटल 10 वोल्ट है। तो इसका मतलब यहाँ से पास होने वाला करंट 1 मिली एम्पियर हो गया। ठीक है, हमें 2 किलो ओम से कितना करंट पास कर रहा है ये बताना है। तो इट इज़ 5 डिवाइड बाय 2 किलो ओम, तो इट इज़ 2.5 मिली एम्पियर, which is 25 into 10⁻⁻4 एम्पियर। तो आंसर विल बी 25। और अनपोलराइज्ड बीम है लाइट की 100 ल्यूमेंस, इसकी इंटेंसिटी हमने मेजर की। नाउ इफ इट इंसिडेंट पोलराइजर एंड unpolarized light incident on the polarizer of the experiment and the intensity of light beam emerging from the analyzer is this। okay, तो देखो पोलराइज़र यहाँ पे रखा है, एनालाइज़र यहाँ रखा है,
यहाँ से लाइट आ रही है और यहाँ पे हमें 100 ल्यूमेंस मिल रही है. नाउ इफ़ द एनालाइजर इज़ रोटेटेड 30 degree in clockwise direction, the intensity of the emerging light will be. अब हमने 30 डिग्री से इसको रोटेट कर दिया, तो इमर्जिंग लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी? तो I इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. सिंपल सी चीज़ है. आई नॉट हमें 100 मिल रहा था, कॉस स्क्वायर 30 कर देंगे यहाँ पे, 100 इंटू 3/4 दैट इज़ 75 ल्यूमेंस. बहुत ही सिंपल सवाल है ये वाला. इसको भी हमेशा याद रखना है. ये वाला फॉर्मूला बहुत ही काम का फॉर्मूला है. इट इज़ मेलस लॉ. और ये है एक ट्रांजिस्टर पे बेस्ड क्वेश्चन. सेट इनटू 12 वोल्ट डीसी सोर्स कंस्ट्रक्टेड दिस व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल. बहुत ही सिंपल सवाल है. ओके तो इसमें देखो क्या है, हमें रेडियो को इतने पे ऑपरेट करवाना है, जबकि जो डीसी सोर्स कंस्ट्रक्ट किया गया है वो 220 वोल्ट एसी सप्लाई पे काम कर रहा है. तो हमें एसी सप्लाई इनपुट में जो मिलेगी वो होगी 220 वोल्ट, और जो हमें आउटपुट चाहिए इससे वो 12 वोल्ट का चाहिए. तो 220 डिवाइडेड बाय 12 है ना, ये है इनपुट बाय आउटपुट, और ये होगा प्राइमरी टर्न्स बाय सेकेंडरी टर्न्स के बराबर. प्राइमरी टर्न्स हमें निकालना है और सेकेंडरी टर्न्स 24 दे रखा है. तो 220/12 इज इक्वल्स NP/24. ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो P हो गया 440 टर्न्स. ये आ गया 440. तो आई होप बच्चों ये सारी चीज़ें अब हमको अच्छे से समझ में आ गई होगी. आप सभी ने इस सेशन को अच्छे से समझा होगा. और देखो इस तरीके से अगर हमें सिर्फ फॉर्मूला याद हो, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, कुछ डायमेंशंस, कुछ छोटी छोटी चीज़ों को हम याद रखें, तो आसानी से किसी भी जेई मेन के पेपर में out of 25 question we can easily attempt 22 to 23 questions. Thank you so much for watching this session. Thank you.